गुड इवनिंग, नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? चलो ठीक है, नमस्कार, सभी को नमस्कार। ओके ओके। आज हम लर्निंग का एक्चुअली लर्निंग का जो पार्ट है उसमें टाइप करने में कहीं मिस्टेक रही, मेरे ध्यान में नहीं रहा। और लर्निंग के पार्ट 3 के दो पार्ट हमने डाल रखे हैं। वो लर्निंग के पार्ट 3 नहीं है, एक 3 और अगला 4 है। तो वो उसको ऐसे मत समझना है कि लर्निंग पार्ट 3 के ही दो पार्ट डाल रखे हैं। लर्निंग पार्ट 3 नहीं है, वो बाई मिस्टेक टाइप हुआ है। और लाइव क्लासेज में एक बार टाइप होने के बाद चेंज नहीं होता है, प्रॉब्लम ये है। तो वो लर्निंग पार्ट 3 की जो क्लास है वो एक प्रकार से आप मान के चलिए कि एक 3 है और एक 4 है। और फिर जो कल हमने ली वो 5 हो गई, और आज वाली क्लास जो है वैसे 6 हो गई। तो इसलिए मैंने लर्निंग पार्ट 5 और 6 एक साथ डाला है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। लर्निंग टॉपिक चल रहा है, और लर्निंग टॉपिक जो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है और फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में अब तक हम लर्निंग का अर्थ, लर्निंग की प्रक्रिया, लर्निंग की प्रकृति, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक और लर्निंग के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांतों में 3 सिद्धांत कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने थॉर्नडाइक पढ़ा है, जिसमें आईपी पावलोव हमने पढ़ा है, और जिसमें हमने सीएल हल का प्रबलन सिद्धांत पढ़ा है। तो 3 सिद्धांत मैं कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। आज हम चौथा और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो सिद्धांत है बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और स्किनर का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, यदि आपने लास्ट स्कूल लेक्चर के यदि पेपर देखे हो तो इससे बहुत प्रश्न पूछे गए, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ठीक है ना। तो आईपी पावलोव और स्किनर ये दोनों ट्रेंडिंग सिद्धांत है, इन पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्किनर भी आईपी पावलोव की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो बफरिंग कर रहा है महेश कुमार जी, आपके हो गया, सभी के हो रहा है बफरिंग में? आपके ही प्रॉब्लम है या सभी की आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? गुड इवनिंग विजय जी। नोट्स कहाँ से पढ़ें? वैसे तो बुक होगी आप लोगों के पास, बाकी मैं बुक का, आप चाहोगे तो बुक का पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। पुनर्बलन और प्रबलन एक ही है, पुनर्बलन और प्रबलन एक ही है, सही है। ओके सर, आ रही है वॉइस, ठीक है। सही है गुरुजी, ओके ठीक है। हाँ पीडीएफ डाल देंगे, कल डाल देंगे पीडीएफ। फर्स्ट यूनिट एक कंप्लीट हुई है, सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट दोनों की, तो उसके मैं डाल दूंगा। अधिगम चल रहा है, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट है ही, तो इसके नोट्स में डाल दूंगा। उसके बाद मैं विकास शुरू करूंगा, डेवलपमेंट शुरू करूंगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो उसके फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे शुरू कर देंगे। ठीक है। समायोजन हमने रिकॉर्डेड डाल रखा है, उसका लाइव होगा। और मानसिक स्वास्थ्य जो केवल स्कूल लेक्चरर में है उसका मैं डालूंगा। और लास्ट में जो स्कूल लेक्चरर के पेडागोजी और आईसीटी के टॉपिक हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी के हैं, उसके बाद जो आईसीटी वाला बचेगा, तो ये मान के चलें कि आप जनवरी फर्स्ट वीक में शायद वो स्टार्ट हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा आईसीटी और पेडागोजी का पार्ट। सेकंड ग्रेड साइंस की कोचिंग कोई भी कर लो, आप फैकल्टीज देख के कर लो, जहां आपको बेटर लगता है वहां पे कीजिए। मैं ये नहीं कह सकता है कौन सी बेस्ट है, फैकल्टी के बेस पे कीजिए, फैकल्टी अच्छी है तो वहां कीजिए। आज हम लर्निंग में स्किनर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और सीधा स्किनर के ऊपर आऊंगा। स्किनर के सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये इसका मूल नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसका मूल नाम है। इसको बोलते हैं ऑपरेट कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, ये सिद्धांत का एक मूल नाम है। ठीक है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरीज को बोला जाता है। तो क्रिया प्रसूत तो इसका एक मूल नाम है, बाकी इसके बहुत सारे नाम है, सब नाम आपको देखने पड़ेंगे। दूसरा नाम है इसका कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता। कार्यात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, तो फंक्शनल थ्योरीज को बोला जाता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता, फंक्शनल थ्योरीज को बोला जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है। सेक्रिय अनुबंधन, एक्टिव कंडीशनिंग, सेक्रिय अनुबंधन इसको बोला जाएगा।
ये देख लेना। चौथा नेमेटिक अनुबंधन, नेमेटिक का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल, निमित्त, कोई भी चीज को प्राप्त करने का निमित्त है, ठीक है ना। तो निमित्त का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल, नेमेटिक अनुबंधन, नेमेटिक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। साधनात्मक अनुबंधन, कौन सा अनुबंधन? साधनात्मक अनुबंधन। साधनात्मक अनुबंधन भी इंस्ट्रूमेंटली कंडीशनिंग होता है। साधनात्मक अनुबंधन। आरएस अनुबंधन, एक नाम है इसका आरएस अनुबंधन। आरएस का मतलब होता है रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। और अंतिम नाम है रिक्त प्राणी उपागम, रिक्त प्राणी उपागम, रिक्त प्राणी उपागम, ठीक है ना। इम्पेटी ऑर्गेनिज्म अप्रोच, ये सब इसके नाम है, ठीक है। अब इनमें से कितने नाम आप देख सकते हैं सर, लर्निंग की लाइव क्लासेस कहां मिलेंगी? आप इससे पहले वाले वीडियो में देखें, लाइव में जाएं अपने, और लाइव में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। लाइव वाले ऑप्शन पे जाके कभी भी देख सकते हैं आप, ठीक है। रोज होती है लाइव क्लास, लगभग रोज चल रही है फिलहाल, मंडे से लगातार हो रही है, संडे मंडे से जो भी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसका मूल नाम है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। लाइव क्लासेस लगभग रोज चल रही है फिलहाल, ठीक है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, कार्यात्मक का मतलब फंक्शन होता है, तो फंक्शन थ्योरी इसको बोला जाता है। सक्रिय अनुबंधन, एक्टिव कंडीशनिंग भी इसको बोला जाता है। नेमेटिक अनुबंधन, नेमेटिक का मतलब होता है जैसे कि लीवर के द्वारा कबूतर या चूहा प्रयास करता है, क्योंकि लीवर भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, ठीक है, तो उद्देश्य युक्त व्यवहार, तो नेमेटिक को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। साधनात्मक अनुबंधन, इसको भी अपन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन बोलेंगे, तो साधनात्मक अनुबंधन भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। आरएस अनुबंधन रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग। और रिक्त प्राणी उपागम, रिक्त प्राणी उपागम इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इस सिद्धांत में हमें प्राणी के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसी भी प्रकार के दैहिक चर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना, क्योंकि प्राणी बिना उद्दीपक की जानकारी के करता, तो दैहिक चर की आवश्यकता नहीं होती, दैहिक चर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? रिक्त प्राणी उपागम। क्या बोलते हैं? रिक्त प्राणी उपागम बोलते हैं। तो याद रखना है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नेमेटिक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस अनुबंधन का सिद्धांत और रिक्त प्राणी उपागम। रिक्त प्राणी उपागम हमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो कबूतर या चूहे पे हमने जो प्रयोग किया, उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हमें किसी शारीरिक कारकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्राणी जो है वो बिना उद्दीपक की जानकारी के व्यवहार करता है। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से एग्जाम में कौन से नाम आए हैं? तो क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरीज का मूल नाम है, एग्जाम में आ गया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता एग्जाम में आ गया, और आरएस अनुबंधन एग्जाम में आ गया, और सक्रिय अनुबंधन एग्जाम में आ गया। तो सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और आरएस अनुबंधन, ये सब के सब नाम आपको अपने जहन में जरूर याद रखने, इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये सब नाम आपने लिख लिए होंगे। इनमें से जो मैंने बताए हैं, क्रिया प्रसूत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय अनुबंधन और आरएस अनुबंधन। आरएस अनुबंधन का मतलब होता है अनुक्रिया उद्दीपक, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। रिक्त प्राणी उपागम इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यवहार की व्याख्या करने के लिए दैहिक चरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेमेटिक का मतलब होता है प्राणी जो भी क्रिया करता है उसका कोई ना कोई निमित्त जरूर होता है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं। तो साधन और नेमेटिक एक ही बात है, याद रखना। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, ठीक है, तो ये सब इसके उपनाम है। दिया किसने है? तो ये तो नाम हो गए, सबके सब नाम आपको देख के जाने। अब दिया किसने है? तो देने की बात अपन करते हैं, स्किनर, बीएफ स्किनर ने सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने सिद्धांत दिया है। कब दिया? 1938 में दिया। कब दिया? 1938 में। इन्होंने किताब लिखी थी द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, ये इन्होंने किताब लिखी थी, द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। ये क्या लिखी है इन्होंने? किताब लिखी है। और इस किताब में इन्होंने 1938 में सिद्धांत दिया है। किसने? बीएफ स्किनर ने, ठीक है। प्रयोग किसके ऊपर किया है? तो इन्होंने कबूतर के ऊपर प्रयोग किया है और चूहे के ऊपर प्रयोग किया है।
कबूतर और चूहे के ऊपर इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। चूहे पे जो प्रयोग किया उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स था। क्योंकि स्किनर के प्रयोग करने के बाद उनके शिष्यों ने सम्मान स्वरूप उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा था। कबूतर पे जो प्रयोग किया गया उसका नाम पिजन बॉक्स से ही था, याद रखना, ठीक है। तो द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म ये किताब किसकी है, बीएफ स्किनर की है। 1938 में सिद्धांत दिया है और प्रयोग किसके ऊपर किया है, कबूतर पे और दूसरा चूहे पे। दो प्रयोग इसने किए हैं और चूहे पे जो प्रयोग किया गया है उस बॉक्स को इसने क्या नाम दिया है, स्किनर बॉक्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है, स्किनर बॉक्स नाम दिया है कि इनके स्टूडेंट ने इस बॉक्स का नाम स्किनर रख दिया था। कबूतर पे जो प्रयोग किया गया उसका नाम द पिजन बॉक्स था। ये किताब का नाम अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, फिर भी आप याद रखना चाहें तो लिख सकते हैं द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। निमित्त का मतलब होता है कोई भी कार्य करने का उद्देश्य, ठीक है ना, कि कोई ना कोई कार्य आप करते हो तो क्यों करते हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। लिख लिया, कबूतर पे प्रयोग, चूहे पे प्रयोग, और चूहे पे जो प्रयोग किया गया उस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स था और किताब का नाम है द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म ये किताब का नाम है। बीएफ स्किनर, बुरहास फेडरिक स्पिनर, बुरहास फेडरिक स्किनर। कब दिया, 1938 में। अब मैं सिद्धांत के अंदर की बात करूंगा। तीन चीजें समझनी है स्किनर के सिद्धांत में, सिर्फ तीन चीजें। एक तो यह समझना है कि साहब क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है। एक ये समझना है कि यह सिद्धांत कौन से नियम पे आधारित है, प्रभाव के नियम। और तीसरा, इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आरआर। सबसे पहले तीन बातें समझिए। बीएफ स्किनर आपको समझना है तो मैंने स्किनर से पहले आईपी पावलोव पढ़ाया, सीएल हल पढ़ाया, थॉर्नडाइक पढ़ाया। वो तीनों सिद्धांत तो एक तरफ है और स्किनर का सिद्धांत याद रखना एक तरफ है, मतलब अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि उन तीनों सिद्धांतों में उद्दीपक हमारे सामने होता है लेकिन स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक नहीं होता है। मतलब उन सिद्धांतों में आईपी पावलोव में कुत्ते के सामने भोजन, थॉर्नडाइक में बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा और सीएल हल के सामने अनाज के दाने, ये उन तीनों से डिफरेंट है। वो तीनों तो ये कहते हैं कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं। उन्होंने क्या कहा कि उद्दीपक नहीं होगा तो अनुक्रिया नहीं होगी, कि बिना उद्दीपक के अनुक्रिया नहीं होगी। ये किसने कहा, अनुक्रिया नहीं। किसने कहा, ये पहले वाले तीनों लोगों ने कहा कि उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी वरना अनुक्रिया नहीं होगी। लेकिन स्किनर ने कहा कि बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया हो सकती है। तो ये उन तीनों से डिफरेंट है कि बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया हो सकती है, जबकि वो कहते थे कि उद्दीपक होगा तो अनुक्रिया होगी। तो ये याद रखना अंतर है। अब समझना इसको, पहली चीज समझना क्रिया प्रसूत। पहली चीज, तीन बातें समझनी है। क्रिया प्रसूत क्या है, क्रिया प्रसूत का मतलब होता है वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाए। आईपी पावलोव जब हमने पढ़ा था तो वहां हमने पढ़ा था अनुकूलित व्यवहार। अनुकूलित का मतलब होता है जो उद्दीपक को देखकर होता है, और क्रिया प्रसूत वो व्यवहार होता है जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, अपने को पता ही नहीं होता ये उद्दीपक है कि नहीं। तो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाएगा वो व्यवहार कौन सा कहलाएगा, क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाएगा। एक तो ये याद रखना। दूसरा, प्रभाव का नियम। स्किनर का सिद्धांत कौन से नियम पर आधारित है, प्रभाव के नियम पे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम क्या कहता है, कोई भी क्रिया कार्य करते हैं उस क्रिया कार्य का परिणाम अच्छा आता है तो उसे बार बार करते हैं और बार बार करते तो करना सीख जाते हैं। तीसरा, इस सिद्धांत में आरआर को महत्वपूर्ण माना गया है। आरआर का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स और रिइंफोर्समेंट, यानी अनुक्रिया और पुनर्बलन। इस सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो कौन है, अनुक्रिया और पुनर्बलन या परिणाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है स्किनर के सिद्धांत में। तो तीन चीज समझनी। सबसे पहला, क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या होता है, वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाएगा, जबकि आईपी पावलोव का व्यवहार अनुकूलित था जो उद्दीपक को देखकर होगा। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम संबंधी कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आपको स्किनर करना है। और तीसरा करना आपको आरआर, अनुक्रिया, और उसके बाद मिलने वाला पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तीनों बातें लिख लो आप, तीनों बातें लिखो आप, तीनों लिख लो, तीनों लिख लो। क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है, पहले लिखो क्रिया प्रसूत व्यवहार क्या है। वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाता है,
वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाता है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, पढ़ लो यार, क्या कोचिंग करोगे। संतोष है, संतोष का नियम होता है, प्रभाव है, प्रभाव का नियम ही होता है। प्रभाव के नियम को संतोष है, संतोष का नियम बोलते हैं। तो लिखा क्रिया प्रस्तुत व्यवहार क्या है? वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के किया जाता है, मतलब उद्दीपक का पता नहीं होता। वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी के ही किया जाता है, ये क्रिया प्रस्तुत व्यवहार लिख लिया। दूसरी लाइन लिखनी है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित। किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित। और तीसरा याद रखना, आपको लिखना है कि इस सिद्धांत में अनुक्रिया और उसके बाद मिलने वाला परिणाम महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाला परिणाम क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो क्रिया प्रस्तुत व्यवहार वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी किया जाता है। यह सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है और इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया तथा उसके बाद मिलने वाले परिणाम को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तीन चीजें लिख ली। वह व्यवहार जो बिना उद्दीपक की जानकारी किया जाएगा, प्रभाव के नियम पर आधारित है, और अनुक्रिया और उसके परिणाम। प्रभाव का नियम होता है कि कोई भी क्रिया कार्य करेंगे, उस क्रिया कार्य का परिणाम अच्छा आता है। अच्छा आता है तो उस क्रिया कार्य को बार बार करेंगे और बार बार करेंगे तो करना सीख जाएंगे। यानी हम हमेशा क्रिया के परिणाम के अनुसार सीखते हैं। प्रभाव का नियम है ये। मैंने इससे शुरुआती वीडियो जो है उनमें डाल रखा है, लर्निंग पार्ट 3 और लर्निंग पार्ट 3 में मिल जाएगा। अब देखो ये तीन बातें लिख ली हमने। अब देखो इस सिद्धांत में समझना, इसने क्या प्रयोग किया? इसने सिंपल सा प्रयोग किया। सिंपल सा प्रयोग है। इसने किस पे प्रयोग किया? कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया। सेम प्रयोग है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप प्रयोग के चक्कर में मत उलझना, जो चीजें मैं बता दूं उनको समझ लीजिएगा, वो बेस्ट है, बस याद रखना। यहां इसने क्या लगाई? लाइट लगाई। और यहां क्या लगा हुआ है? लीवर। और ये मान लीजिए आप क्या है? कबूतर। क्या है? कबूतर। बस समझना है आपको, क्या करना है? समझना है कि वास्तव में ये है क्या। ये समझना है आपको कि ये है क्या वास्तव में। एक सेकंड, निकल गया। ये समझना है इस सिद्धांत में जो प्रयोग किया गया है वो किस पे किया गया है? कबूतर और चूहे पे किया गया है। किस पे किया गया है? कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया गया। कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और सेम प्रयोग है, बस थाने समझना है कि वास्तव में है क्या। इसका अर्थ समझ लो आप कि जैसे ये जार लगा हुआ है, ये लीवर लगा हुआ है, ये कबूतर है या चूहा है मान लीजिए, और ये लाइट लगी हुई है, ठीक है। विशेषता ये है कि जैसे लीवर दबेगा तो इसमें खटखट की आवाज आएगी और इसमें अनाज के दाने आएंगे। कब आएंगे? जब लीवर दबने पर और खटखट की आवाज आने पर अनाज के दाने आएंगे। अब जो मैंने आपको पहले तीनों प्रयोग बताए थे, आईपी पावलोव, स्किनर, सीएल हल, उन तीनों में क्या था? उद्दीपक पहले से दिखता था। कुत्ते के सामने भोजन दिख रहा था, सीएल हल में अनाज के दाने दिख रहे थे, थॉर्नडाइक में मछली का टुकड़ा दिख रहा था। लेकिन इसमें कहीं भी हमें उद्दीपक नहीं दिखता है। ये डिफरेंस है सिद्धांत में। ये बिना उद्दीपक की जानकारी किया जाएगा। ये उद्दीपक कब आएगा? जब अनुक्रिया करेगा। तो ये बेचारा कबूतर या चूहा भूखा है, और कबूतर या चूहा भूखा है तो इसने उछल कूद करनी शुरू कर दी। ये अनुक्रिया कर रहा है, भाग रहा है। भागते भागते इसका पैर लीवर पे पड़ा। लीवर पे पड़ते ही खटखट की आवाज आई, और खटखट की आवाज आई तो इसमें क्या आ गए? अनाज के दाने आ गए। अब इसने जाके देखा कि आवाज कहां से आई, तो एक ही जगह है। ये लाइट इसलिए लगाई गई है ताकि देखेगा तो इसको अनाज के दाने दिखाई देंगे। इसे अनाज के दाने दिखाई दिए, अनाज के दाने इसने खाए। अनाज के दानों ने किसका काम किया? प्रभाव के नियम का। किसका काम किया? प्रभाव का नियम का। इसने पहले अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद परिणाम अच्छा आया,
और अच्छा आया तो इसने अनुक्रिया को बार बार किया, यानी कि बार बार अनुक्रिया करने लग गया और कुछ दिनों बाद में देखते हैं कि इसने लीवर को दबाना सीख लिया। समझ में आई बात? हम पहले क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद परिणाम अच्छा आता है तो उस क्रिया को बार बार करेंगे और बार बार करेंगे तो करना सीख लेंगे। तो इसने लीवर को दबाया, लीवर को दबते इसको पूर्ण बलन अच्छा मिला तो इसने बार बार किया और बार बार किया तो करना सीख लिया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को? बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? चित्र बनाना है नोट्स में, कौन जरूरी? चित्र बनाने की जरूरत कौन था? तो समझ लो बस। सूरज जी करें, एक बार फिर से बताएं, बताता हूं, रुको एक बार। आज घर का कई दिनों जूस पाया रहे यार। समझियो, समझ लो दोबारा। ये कबूतर या चूहा है, भूखा है, यहां जार लगा हुआ, ये लीवर है, इसके सामने कोई उद्दीपक नहीं है। जो पहले प्रयोग बताए उनमें सब में उद्दीपक था। क्या था? उद्दीपक था। अब ये बेचारा कबूतर भूखा इधर उधर घूम रहा है, इसने भूख लगी तो अनुक्रिया करनी शुरू की। क्या किया? अनुक्रिया करनी शुरू की। इस अनुक्रिया करते करते इसका पैर अचानक लीवर पे पड़ा। लीवर पे पड़ते ही खटखट की आवाज आई और आवाज आते ही इसमें अनाज के दाने आ गए। अब ये जाके देखेगा कि अनाज दाने कहां से, आवाज कहां से आई। तो एक ही जगह जहां देख सकता है जार है, ये जाके झांक के देखा तो अनाज के दाने मिले। अनाज दाने इसने खाए तो अनाज दानों ने किसका काम किया? प्रभाव के नियम का, लॉ ऑफ इफेक्ट का। ठीक है, इसने पहले अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद परिणाम आया, परिणाम अच्छा आया तो इसने इस अनुक्रिया को बार बार किया और बार बार किया तो हम देखते हैं कि 5-7 दिन बाद में कबूतर या चूहा इस लीवर को दबाना सीख गया। बस ये चीज समझनी है आपको। ठीक है, अब इस सिद्धांत में बेस चीज क्या है? यही चीज है कि ये जो बीएफ स्किनर है, ये इस बात पे बल देता है कि कोई भी क्रिया कार्य करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस कार्य को करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। कोई भी क्रिया कार्य अपन करते हैं और बल प्रदान करने वाला उद्दीपक, जैसे मान लीजिए मैंने किसी के पैर छुए, पैर छूते ही अगले ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो, तेरी सेकंड ग्रेड की नौकरी लागू, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लागू। तो मेरे लिए क्या हो गया? मैंने अनुक्रिया की और मुझे बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिला। तो वो जब भी इंसान मुझे दिखेगा मैं उसके पैर छूंगा, यार कितना अच्छा इंसान है। मतलब कोई भी क्रिया करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये स्किनर है। ये लाइन आपने माइंड में याद रखना। ऐसे प्रश्न बहुत बार आए। पुरस्कृत होने पर किसी व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है। जिस चीज के लिए मुझे पुरस्कार मिला वो व्यवहार में बार बार करूंगा। इस कथन का संबंध कौन से अधिगम सिद्धांत से है? स्किनर से। फिजिक्स स्कूल लेक्चर प्रश्न आया, दंड व पुरस्कार के प्रयोग द्वारा किसी अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि की जा सकती है। इसका संबंध किस सिद्धांत से है? इसका संबंध स्किनर के सिद्धांत से है कि दंड और पुरस्कार के प्रयोग द्वारा अनुक्रिया की प्रायिकता, यहां प्रायिकता शब्द आ गया। अभी मैंने प्रश्न पूछा था बारंबारता आ गया, क्रिया करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तो बात एक ही है, भाषा का चक्कर है, तो उलझना नहीं है आपको। तो ये लाइन लिखो तो लिख लो, आप लिखो तो ये लाइन लिख लो। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रयोग किस पे किया गया। अभी जो मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं कि पुरस्कृत होने पर किसी व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है, इसका संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है। दंड व पुरस्कार के प्रयोग द्वारा किसी अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि की जा सकती है, इसका संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है। मतलब प्रभाव के नियम संबंधी कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए आपको स्किनर करना है। लिखो लिखो, किसी क्रिया कार्य को करने के बाद, किसी क्रिया या कार्य को करने के बाद, किसी क्रिया कार्य को करने के बाद, चांदनी जी इतनी बड़ाई मत करो मेरी किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है, किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया को करने की शक्ति में, किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है
तो उस क्रिया कार्य को करने की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया कार्य को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है। ये लाइन याद रखना, बस इस लाइन पे एग्जाम्पल पूछेगा तो किसी क्रिया कार्य को करने के बाद यदि बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया कार्य को करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, देख लिया ये? ठीक है अंजना जी, चांदनी जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है? ये लाइन याद रखना। अब मैं सिद्धांत के कुछ अंदर की बातें बताऊंगा कि कई बार क्या होता है, पेपर का लेवल जब अच्छा होता है तो ये पूछेगा स्किनर से संबंधित सिद्धांत शब्द है कि नहीं है, स्किनर ने किस शब्द का प्रयोग किया है, किसका नहीं किया। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि स्किनर ने किन चीजों का प्रयोग किया है। तो बारंबारता का अन्य बताया सर जी, बारंबारता का मतलब बार बार वो क्रिया करेंगे, और प्रायिकता वो भी बार बार होगी। ठीक है ना, तो एक ही बात है। तेगाराम जी, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जी। जरूर जरूर जरूर। अब देखिए, मैं इस सिद्धांत के कुछ अंदर के शब्द, कुछ टर्मोलॉजी अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, कुछ शब्द हैं सिद्धांत के। एक तो ये याद रखना, मैगजीन प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किया है इसने। किसका प्रयोग किया है? मैगजीन प्रशिक्षण। तो केवल आपसे ये पूछेगा कि मैगजीन प्रशिक्षण का संबंध किससे है, ये नहीं पूछेगा कि मैगजीन प्रशिक्षण होता क्या है। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैगजीन प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया है? स्किनर ने किया है। मतलब जो मैंने आपको प्रयोग बताया था ना, प्रयोग, तो इस प्रयोग में जो कबूतर है वो खटखट की आवाज आने पे इस जार के पास क्यों जाएगा? ये जार के पास जाने का एक प्रशिक्षण हम पहले ही करवाते हैं, उसको बोलते हैं मैगजीन प्रशिक्षण। क्या बोलते हैं? मैगजीन प्रशिक्षण। ठीक है ना, यानी मैगजीन प्रशिक्षण मतलब क्या हो गया कि कबूतर जार के पास जाकर देखता है आवाज आने पर। यह प्रशिक्षण कौन सा कहलाएगा? मैगजीन प्रशिक्षण। लिख लो, मैगजीन प्रशिक्षण। आप पहला शब्द है इसके, मतलब प्रश्न केवल ये पूछेगा कि मैगजीन प्रशिक्षण का संबंध किससे है, आपसे नहीं पूछेगा क्या। फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो, कबूतर का जार के पास जाने का प्रशिक्षण। कबूतर का जार के पास जाने का प्रशिक्षण मैगजीन प्रशिक्षण कहलाता है। कबूतर का जार के पास जाने का प्रशिक्षण मैगजीन प्रशिक्षण कहलाता है। कबूतर का जार के पास जाने का प्रशिक्षण मैगजीन प्रशिक्षण कहलाता है। यानी वो जो जार के पास जाता है वही मैगजीन प्रशिक्षण। अंजू जी, रेट में कैसे नहीं पढ़ाया हुआ? सब पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाता हूं। मैगजीन प्रशिक्षण हो गया पहला शब्द। दूसरा शब्द लिखो आप, वंचन। ये एग्जाम में नहीं आए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। वंचन का मतलब होता है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन, वंचन का मतलब होता है वंचित करना। ये भी एग्जाम में नहीं आया, बस आपको इतना याद रखना, वंचन शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया है। वंचन का मतलब है जब तक कबूतर लीवर को नहीं दबाएगा तब तक उसको पूर्ण बलन नहीं मिलेगा, सही अनुक्रिया नहीं करेगा तब तक उसको पूर्ण बलन नहीं देंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं? वंचन। तो लिख सकते हैं, सही अनुक्रिया होने तक, वंचन का मतलब क्या है? सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना वंचन कहलाता है। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना वंचन कहलाता है। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना क्या कहलाता है? वंचन। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना वंचन कहलाता है। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना वंचन कहलाता है। सही अनुक्रिया होने तक पुनर्बलन को रोके रखना क्या कहलाता है? वंचन। ठीक है ना, वंचन डिप्राइवेशन मतलब पुनर्बलन से रोके रखना वंचन है। तीसरा शब्द है श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला चेनिंग। बस इतना याद रखना है कि श्रृंखला शब्द का प्रयोग किया है इसने। आपको ये हर चीज रटनी नहीं है, हर चीज ज्यादा अंदर नहीं जाना है इनमें। इतना याद रखना कि श्रृंखला शब्द का प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत से, स्किनर के सिद्धांत से। श्रृंखला का मतलब होता है एक अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया से जुड़े हुए होते हैं, इसको अपन श्रृंखला बोलते हैं। तो केवल आप इतना याद रखना कि अनुक्रिया के संकेत दूसरी अनुक्रिया से जुड़े हुए होते हैं, इसको अपन श्रृंखला, मतलब बच्चा कर्मिक रूप से सीखता है। तो आप इतना याद रख लो कि श्रृंखला शब्द का प्रयोग किसने किया है? स्किनर ने किया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके।
चौथा शब्द इसने यूज किया है श्रृंखला के बाद चेनिंग, अनुक्रिया सामान्यीकरण। अनुक्रिया सामान्यीकरण। अब जैसे मैंने आईपी पावलोव पढ़ाया था तो वहां क्या लिखाया था, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या लिखाया था, उद्दीपक सामान्यीकरण। और यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, अनुक्रिया सामान्यीकरण। किसकी बात कर रहा हूं, अनुक्रिया सामान्यीकरण। अनुक्रिया सामान्यीकरण क्या है कि एक ही प्रकार की अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना, मतलब जिस अनुक्रिया पे आपको पुरस्कार मिल गया उस अनुक्रिया को आप बार बार रिपीट करते हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रिया सामान्यीकरण। क्या बोलेंगे इसको अपन, अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना अनुक्रिया सामान्यीकरण होता है। सर जी कब से चल रही है क्लास, 8:30 से चल रही है क्लास, 8:30 से, और अभी 31 मिनट की क्लास हो चुकी है, ठीक है। और स्किनर पढ़ रहे हैं आज इस पर। तो अनुक्रिया सामान्यीकरण में लिखना चाहो तो लिख लो, एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना। एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना। अंजू जी मेरी जो समग्र मनोविज्ञान है वो डिस्क्रिप्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक तो अभी है नहीं, आएगी नहीं बुक। अनुक्रिया सामान्यीकरण, एक ही अनुक्रिया की बार बार पुनरावृत्ति होना। ये चारों शब्द याद रखना, इनके अंदर से मत याद करना, तो नाम देख जाओ कि इन चारों का संबंध किससे है। सर रोज लाइव होती है क्या, लगभग लाइव होती है, लगभग वीक में पिछले मंडे से संडे से लगातार चल रही है, लगातार 6-7 दिन हो गए। ये चारों शब्द याद रखना। 5 नंबर का शब्द है स्किनर संबंधी आकृतिकरण, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आकृतिकरण। आकृतिकरण, इसको अपन सेपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपिंग, या इसको आप रूप निर्धारण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रूप निर्धारण भी बोल सकते हैं, या इसको आप ढलना भी बोल सकते हैं, ढलना, एक ही बात। बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द। सेपिंग क्या है, आकृतिकरण क्या है, रूप निर्धारण इसको बोल दें, और ढलना, ढलना मतलब ढाल देना। आकृतिकरण का मतलब भी एक आकृति बनाना, सेपिंग का मतलब भी एक शेप देना, और ढलने का मतलब भी ढाल देना, ठीक है ना। रूप निर्धारण का मतलब भी एक आकार देना। तो ये तीनों शब्द एक जैसे ही हैं, बस उलझाने के लिए, ठीक है ना, उलझाने के लिए, ठीक है ना। तो आकृतिकरण, सेपिंग, रूप निर्धारण और ढलना। अब ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें कई बार प्रश्न पूछा कि सेपिंग शब्द का प्रयोग किसने किया, स्किनर ने किया है। अब आपके दिमाग में है कि सर सेपिंग होता क्या है, सर सेपिंग होता क्या है। तो देखो सेपिंग का मतलब है कि मुझे आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है, तो मैं आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए जो पुनर्बलन है उसका न्यायसंगत प्रयोग करूंगा। मतलब व्यवहार में क्या करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, लिख लो, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पुनर्बलन का, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग, पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग क्या कहलाएगा, आकृतिकरण कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है। मुझे आपके व्यवहार में परिवर्तन करना है, और मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए जो पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग करूंगा, क्या करूंगा, पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग करूंगा, इसको मैं क्या नाम दूंगा, आकृतिकरण। समझ में आ रहा है, सिंपल सी लाइन याद रखना। मुझे आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना है, और वांछित परिवर्तन करना है तो पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग। जैसा बच्चे ने जवाब दिया है वैसा ही पुनर्बलन। मान लीजिए बच्चे से प्रश्न पूछता हूं और बच्चे ने 10 में से 3 का जवाब दिया, तो मैं 3 जैसा ही पुनर्बलन दूंगा। अब मान लीजिए 3 प्रश्नों के ऊपर मैं कह दूं कि बहुत शाबाश, वेरी गुड, ये गलत है। 3 जैसा ठीक है, 5 का जवाब देगा उसको अच्छा है, 8 का जवाब देगा उसको बहुत अच्छा है, और जो 10 का जवाब देगा उसको शानदार, एक्सीलेंट। मतलब जैसा व्यवहार है वैसा ही पुनर्बलन देना, ये क्या कहलाएगा, शेपिंग कहलाएगा। यानी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए मैं पुनर्बलन का न्यायसंगत जो प्रयोग करता हूं, यह घटना क्या कहलाती है, शेपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, शेपिंग कहलाती है। ठीक है, याद रखें। शेपिंग समझ में आ गया। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए पुनर्बलन का न्यायसंगत प्रयोग, जैसा व्यवहार वैसा ही पुनर्बलन, इसको बोलते हैं शेपिंग। इंपॉर्टेंट। अब शेपिंग के बाद में 2 अवधारणा इसकी और इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर पे मैं बता रहा हूं पुनर्बलन। इस पुनर्बलन पे बहुत प्रश्न आता है, पुनर्बलन को समझिएगा। पुनर्बलन इस सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है। मतलब पुनर्बलन पे सबसे अधिक बल जो दिया है वो स्किनर ने दिया है,
और इस पुनर्बलन पे बहुत प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से देख के जाना। अब देखो पुनर्बलन पे क्या है, ये कहता है कि पुनर्बलन मुख्य बिंदु है, सिद्धांत का मुख्य बिंदु है। और पुनर्बलन के इसने दो मुख्य प्रकार बताए, सकारात्मक और नकारात्मक। एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। सकारात्मक और दूसरा क्या है, नकारात्मक। ये पुनर्बलन के क्या है, दो मुख्य प्रकार है। एक पॉजिटिव पुनर्बलन होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव पुनर्बलन होता है। ठीक है, पॉजिटिव पुनर्बलन और एक नेगेटिव पुनर्बलन। ठीक है, फिर इसने कहा कि पॉजिटिव के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक पुनर्बलन, प्राइमरी, और दूसरा इसने बताया द्वितीय पुनर्बलन। द्वितीय का मतलब है सेकेंडरी या गौण कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझना, ये तो एक लाइन लिख लो आप, ये तो एक नॉर्मल लाइन हो गई। ये पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जिसके देने से अनुक्रिया बढ़ जाती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, धन, मतलब सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेकिन नकारात्मक का मतलब क्या होता है, जिसके हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, वो नकारात्मक होता है। मैं दोनों के एग्जांपल दूंगा आपको, समझना इसको। अब सकारात्मक तो क्या है, जिसके देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, वो सकारात्मक है। अब सकारात्मक के दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राथमिक और द्वितीय का मतलब क्या है, इन पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। प्राथमिक का मतलब है जो आपकी जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे आपके लिए भोजन प्राथमिक पुण्यबलक है, पानी आपके लिए प्राथमिक पुण्यबलक है। मतलब कि जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो प्राथमिक होगा। और द्वितीय कौन होगा, जैसे पुरस्कार है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, ठीक है ना, प्रशंसा है, ये सब क्या है, ये आपके द्वितीयक है, ये द्वितीयक है, पुरस्कार, प्रशंसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये द्वितीय कहलाएगा। तो जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो प्राथमिक है, और जो बाहरी रूप से मिलेगा, चाहे वो प्रशंसा है, चाहे पुरस्कार है, चाहे वो सम्मान है, चाहे वो धन है, चाहे वो प्रतिष्ठा है, वो सब द्वितीयक है। तो प्रश्न यहां से बहुत पूछता है कि एक टीचर बच्चे को बिस्किट खिला रहा है, तो ये कौन सा पुण्यबलन है, ये प्राथमिक है, क्योंकि बिस्किट क्या है, भोजन की पूर्ति कर रहा है। मैं प्रशंसा कर रहा हूं, ये द्वितीयक है। ठीक है, मैं पुरस्कार दे रहा हूं, ये द्वितीयक है। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। प्रशंसा, सम्मान, हाँ, ये द्वितीयक है। प्रशंसा और सम्मान, सम्मान लिख लो, प्रशंसा लिख लो, सम्मान, सम्मान है, और ये आपका धन है, धन है, और प्रशंसा खैर है ही, प्रशंसा, ठीक है ना, प्रशंसा, ये सब क्या है, ये चारों जो हैं वो क्या है, द्वितीय पुण्यबलन। क्या है, द्वितीय पुण्यबलन। कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। वीडियो क्वालिटी आपने डाउन कर रखी होगी इसलिए अच्छी नहीं होगी, बाकी वैसे तो अच्छी है क्वालिटी। प्राथमिक में तो जन्मजात, जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो प्राथमिक है, भोजन, पानी, नींद, काम, मलमूत्र त्याग। और जो बाहरी रूप से मिलेगा, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान, धन, ये सब द्वितीय पुण्यबलन। क्या है, द्वितीय। और द्वितीय को अपन प्रीमेक नियम भी बोल सकते हैं। क्या है, प्रीमेक नियम भी बोल सकते हैं। सब अवनी, अवनी पूरी बुक है, दिक्कत का अवनी में तो सब कुछ डाल रखा है। द्वितीय को आप प्रीमेक नियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिमेक नियम। परिमेक नियम क्यों बोल सकते हैं द्वितीय को, परिमेक का मतलब होता है कि अपन कई बार बच्चे को कहते हैं, तू यदि खेलेगा, तू यदि पढ़ाई करेगा तो तेरे को मैं 1 घंटे टीवी देखने दूंगा, तू यदि ऐसा काम करेगा तो तेरे को ये मिलेगा। ये प्रीमेक नियम होते हैं। तो द्वितीय जो पुण्यबलन है उसको आप प्रीमेक नियम भी बोल सकते हैं, कि तू यदि ऐसा करेगा तो तुझे ऐसा मिलेगा, तू यदि ऐसा काम कर लेगा तो तेरे को ये चीज मिल जाएगी। ये प्रीमेक नियम होते हैं, तो ये याद रखना। सकारात्मक के दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जो जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे वो प्राथमिक होते हैं, भोजन, पानी। और द्वितीय का मतलब होता है जो बाहरी रूप से मिलते हैं, प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, ये सब क्या है, द्वितीयक है। ठीक है ना, दंड नहीं, प्रशंसा, पुरस्कार, धन, सम्मान। ठीक है ना। और द्वितीय को अपन प्रीमेक नियम भी बोलते हैं। कौन से नियम बोलते हैं, प्रीमेक। प्रीमेक का मतलब होता है, प्रीमेक का मतलब होता है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कि बच्चे ने को कहा कि तू होमवर्क करेगा तो मैं तेरे को एक टॉफी दूंगा, ये प्रीमेक नियम है। तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को ये दूंगा, ये प्रीमेक नियम है। तो ये बाहरी रूप से मिलता है, इसलिए इसको प्रीमेक नियम भी बोलते हैं, याद रख। मैं डाल दूंगा नोट्स में, टेंशन मत लो। धन दौलत भी सेकेंडरी, निश्चित रूप से धन दौलत सेकेंडरी।
सर मैंने सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया है लेकिन मैं फर्स्ट ग्रेड में करना चाहता हूँ, क्या करूँ? ये तो यार समस्या ही है। तो लाइव में शायद क्वालिटी ऑप्शन नहीं होगा, रिकॉर्डेड में क्वालिटी ऑप्शन होगा। प्रॉब्लम ये है। हाँ, पीडीएफ टिक लगा के डालूंगा मैं। ओके। अब नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है जिसके हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आरपीएससी 2018 में एक प्रश्न आया कि तेज धूप है और बच्चे को तेज धूप से बचने के लिए हमने काला रंग का चश्मा दिया, उसने काले रंग का चश्मा पहन लिया। अब काले रंग का चश्मा पहनने से वो धूप हट गई, तो मतलब जिसके हट जाने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। तेज धूप को हटाने के लिए चश्मे का प्रयोग करना नकारात्मक पुनर्बलन है। तेज सर्दी से बचने के लिए हीटर जलाना नकारात्मक पुनर्बलन है। तेज सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ना नकारात्मक पुनर्बलन है। तेज बारिश से बचने के लिए छाते का प्रयोग करना नकारात्मक पुनर्बलन है। जिसके हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो जैसे तेज धूप को हटाने के लिए काले चश्मे का प्रयोग किया, तेज सर्दी को हटाने के लिए अपन कंबल का प्रयोग करें, तेज सर्दी को हटाने के लिए अपन हीटर का प्रयोग करें, तो जिसके हट जाने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो इसमें सीधा सा प्रश्न आएगा कि 3 ही 4 एग्जाम्पल है फिक्स। तेज सर्दी वाला है, तेज धूप वाला है, तेज बारिश वाला है, ठीक है ना। इनमें अपन जब कोई चीज को हटाते हैं और उसके हटने से अपनी अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। हाँ, जैसे अपमान है, सही कह रहे हो, अपमान है। अपमान क्या है? आपका दिमाग खराब करा, जैसे अपने अपमान को हटाया तो आपकी अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी। तो अपमान नकारात्मक पुनर्बलन, अपमान नकारात्मक पुनर्बलन। रेट में नोट्स बना रखे हैं तो जरूरत ही नहीं है, वही सेम चीजें हैं, लगभग सेम। साइकोलॉजी के टॉपिक तो लगभग सेम है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा डिफरेंट है और फर्स्ट यूनिट डिफरेंट है, वो मैंने सबसे पहले करवाई दी, और एक लास्ट यूनिट डिफरेंट है, वो मैं बाद में करवाऊंगा। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो तो लगभग सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिट वाले नोट्स भी यदि आप लेके बैठते हैं सामने तो कोई दिक्कत नहीं। फोर्स क्या है? फोर्स दंड, दबाव। क्या? दंड अलग है, दंड नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, ठीक है ना। जिसको हटा देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी वो नकारात्मक पुनर्बलन है। दंड क्या है? अब आपके सामने आता है सर दंड क्या है, तो दंड को नकारात्मक पुनर्बलन नहीं माना गया है। दंड अलग है। दंड अनुक्रिया को कम करता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम नहीं करेगा, उसको तो हटाने से अनुक्रिया बढ़ेगी। दंड अनुक्रिया को कम करता है। क्या करता है? अनुक्रिया को कम करता है। तो दंड अलग है, याद रखना, कम करता है। जैसे दंड का मतलब ये कि मान लीजिए आपने ट्रैफिक के नियम को तोड़ा तो आपके ऊपर 500 रुपए का चालान काटा गया, ये दंड है, जुर्माना लगाया गया। आप स्कूल में लेट आए, आपके 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया, दंड है, ठीक है ना। जिसके लगा देने से अनुक्रिया की संभावना घट जाती है वो दंड है। तो जितने भी अपन जुर्माने लगाते हैं, बच्चे को बदमाशी करने पे विद्यालय से निष्कासित किया गया, दंड है, ठीक है ना। तो दंड में क्या होगा कि उसको करने से वो अनुक्रिया की संभावना कम हो जाएगी। आपके थप्पड़ लगाए, दंड है, तो वो अनुक्रिया को समाप्त करता है। नकारात्मक पुनर्बलन अलग चीज है, दंड अलग चीज है, याद रखना, ठीक है ना। तो दंड अनुक्रिया को समाप्त करता है, लिख लो, जैसे जुर्माना लगाना, पिटाई करना, ये सब दंड में आता है। जुर्माना लगाना, पिटाई करना, ये सब किस में आता है? दंड में आता है। जुर्माना लगाना, पिटाई करना, ये सब किस में आता है? दंड में आता है। जुर्माना लगाना, पिटाई करना, सब किस में आता है? दंड में आता है। लिख लो, दंड नकारात्मक पुनर्बलन से अलग है, यह अनुक्रिया को कम करता 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 है। लिख लिया, यह अनुक्रिया को कम करता है। जैसे कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पे जुर्माना लगाना, विद्यालय में अनुशासनहीनता करने पे निकाल देना, या आपको कोई भी मतलब ऐसा व्यवहार जिसमें जुर्माना हो, वो दंड है। एक तो ये याद रखना। एक इसका कॉन्सेप्ट है पुनर्बलन अनुसूची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन अनुसूची।
पुनर्बलन अनुसूची क्या है? इसके ऊपर भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग किसने किया? आरपीएससी 2014 में आया था, स्किनर ने किया। किसने किया? स्किनर ने। सिंपल प्रश्न है। अब पुनर्बलन अनुसूची कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सतत और आंशिक। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। सतत पुनर्बलन सूची और दूसरी कौन सी होती है? आंशिक होती है। इन दोनों में से बेटर कौन सी होगी? आंशिक बढ़िया होगी। सतत का मतलब है जो लगातार दी जाती है, रुकती नहीं है, और आंशिक का मतलब जो कभी कभार दी जाती है। तो सतत और आंशिक से बेस्ट कौन सी होगी? आंशिक होगी। आंशिक के 2 प्रकार होते हैं, अनुपात और अंतराल। अनुपात और अंतराल। अनुपात और अंतराल दोनों में से बढ़िया कौन सी होगी? अनुपात होगी। अनुपात का मतलब होता है प्रतिक्रियाओं की कुल संख्या, ठीक है ना। इसमें कुल संख्या आती है। क्या आती है? कुल संख्या आती है प्रतिक्रियाओं की। और इसमें क्या आता है? समय। इसमें क्या आता है? समय। तो अनुपात और अंतराल से बढ़िया कौन होगा? अनुपात। ये दोनों किसके प्रकार है? आंशिक के प्रकार है। किसके प्रकार है? आंशिक के। फिर अनुपात के 2 प्रकार हैं, निश्चित अनुपात। निश्चित, निश्चित का मतलब होता है फिक्स, और परिवर्त्य। परिवर्त्य का मतलब होता है बदलते रहने वाला, वेरिएबल। वेरिएबल जो बदलता रहता है। अंतराल के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित फिक्स और परिवर्त्य। परिवर्त्य ये बदलता रहता है। पुनर्बलन अनुसूची शब्द का प्रयोग किसने किया? ये लिख सकते हैं आप साथ के साथ। किसने किया? स्किनर ने। पहला प्रश्न। इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, सतत, आंशिक। सतत और आंशिक में से बेस्ट कौन सा है? आंशिक बेस्ट है। कौन सा बेस्ट है? आंशिक। सतत का मतलब लगातार, आंशिक का मतलब कभी कभार। आंशिक के 2 प्रकार कौन से हैं? अनुपात और अंतराल। अनुपात का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रियाओं की संख्या या प्रतिशत। प्रतिक्रियाओं की संख्या या प्रतिशत, ये अनुपात। अंतराल का मतलब क्या होता है? समय, टाइम। अनुपात के कितने प्रकार हैं? 2। कौन से? निश्चित अनुपात, परिवर्त्य अनुपात। निश्चित का मतलब क्या है? जो फिक्स रहता है कि मैंने ये तय कर रखा है कि मैं बच्चे को 5 और 10वीं अनुक्रिया पे पुनर्बलन दूंगा। फिक्स है, 5वीं और 10वीं अनुक्रिया पे पुनर्बलन दूंगा, ये निश्चित है। परिवर्त्य का मतलब मैं कभी दूसरी पे, कभी 5वीं पे, कभी 7वीं पुनर्बलन देता हूं। मतलब जब बदलता रहता है तो ये परिवर्त्य है। निश्चित का मतलब क्या है? निर्धारित संख्या पे पुनर्बलन देना, ये तो हो गया निश्चित। और परिवर्त्य का मतलब कभी मैं दूसरी पे, कभी 7वीं पे, कभी 15वीं पे, कोई निश्चित नहीं है, परिवर्त्य है। निश्चित अंतराल का मतलब क्या है? निर्धारित समय पर, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 मिनट बाद, फिक्स टाइम है मेरा। परिवर्त्य का मतलब कभी 2 मिनट बाद में, कभी 1 महीने बाद में, कभी 1 साल बाद में, बदलता रहता है। तो जो बदलता रहता है वो परिवर्त्य अंतराल है। जो निश्चित है इसका मतलब निश्चित अंतराल है। निश्चित अनुपात का मतलब प्रतिक्रियाओं की संख्या निर्धारित है और इसमें बदलती रहती है। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है। जैसे केवीएस एग्जाम में एक प्रश्न आया, एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को वेतन दिया जाता है। एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को वेतन दिया जाता है। कौन सी अनुसूची है? तो ये कौन सी होगी? अंतराल होगी। अंतराल कौन सी? निश्चित, क्योंकि समय है। 30 तारीख दे दी मतलब 30 तारीख का मतलब क्या हो गया? निर्धारित समय। और निर्धारित समय इसका मतलब अंतराल है, और निश्चित है इसका मतलब निश्चित अंतराल है। यदि उसमें ये लिखा होता कभी 10 तारीख, कभी 15 तारीख, तो क्या हो जाता? परिवर्त्य अंतराल। यदि उसमें लिखा होता कि 60% परीक्षा परिणाम के आधार पे वेतन दिया जाता है, तो क्या होता? निश्चित अनुपात। यदि उसमें लिखा होता कभी 60 पे, कभी 70 पे, कभी 80% रिजल्ट पे पुनर्बलन दिया जाता, तो क्या हो जाता? परिवर्त्य। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पुनर्बलन अनुसूची के प्रकार सतत और आंशिक, अनुपात और अंतराल। अनुपात में संख्या, अंतराल में समय। अनुपात के 2 प्रकार निश्चित, परिवर्त्य। अंतराल के 2 प्रकार निश्चित और परिवर्त्य। बाद में देखोगे सर रिकॉर्डेड क्लास, निश्चित रूप से कभी भी देख सकते हो आप। रिकॉर्डेड में भी डाल रखे हैं वीडियो सेम टू सेम, और यहां भी देख सकते हो। सीटेट का आइडिया नहीं यार। अध्यापक वाला उदाहरण लिखवा दीजिए। अध्यापक वाला उदाहरण यही है, एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को वेतन दिया जाता है। एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को वेतन दिया जाता है। तो 30 तारीख क्या होगी? निश्चित अंतराल होगी। एक अध्यापक को प्रत्येक महीने की 30 तारीख को वेतन दिया जाता है, तो निश्चित अंतराल होगा। ये याद रखना बस। इसके अलावा स्किनर के बारे में क्या देखना है?
इसने विलोपन और सौतेय पुनर्लाभ, ठीक है ना, इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस पावलो ने भी किया और इसने भी किया है, याद रखना, बस इतना याद रखना। विलोपन और सौतेय पुनर्लाभ, इन दोनों शब्दों का प्रयोग स्किनर ने भी किया है और पावलो ने भी किया है। तो याद रखना, विलोपन और सौतेय पुनर्लाभ पावलो के सिद्धांत में भी प्रयुक्त होते हैं और स्किनर के सिद्धांत में भी प्रयुक्त होते हैं, दोनों याद रखना। विलोपन और सौतेय पुनर्लाभ दोनों में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और एक याद रखना, इसने शाब्दिक व्यवहार के 4 प्रकार बताए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। शाब्दिक व्यवहार के कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। इनको चाहे आप छोड़ देना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शाब्दिक व्यवहार के 4 प्रकार होते हैं। एक तो बताया था इन्होंने मांड, मांड का मतलब होता है मांग, क्या होता है? मांग, पूर्ति, ठीक है। एक बताया था इन्होंने टेक्ट, एक बताया था इन्होंने प्रतिध्वनिक व्यवहार, प्रतिध्वनिक इथिक, इकोथोनिक, और एक बताया था ऑटोकिल्टिक व्यवहार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूं, मतलब इसको आप छोड़ देना चाहिए, नहीं पूछेगा, ठीक है। स्किनर ने विलोपन और सौतेय पुनर्लाभ का पावलो के समान प्रयोग किया है और शाब्दिक व्यवहार के 4 प्रकार बताए हैं। मांड, मांड को मतलब हुआ है मांग, पूर्ति, जैसी मांग है वैसा ही व्यवहार, पूर्ति के अनुसार व्यवहार, ये होता है मांड। टेक्ट, टेक्ट का मतलब होता है कोई वस्तु को देखकर बोलना। मैं आपको कहूं कि ये क्या है, आप कहोगे सर मार्कर है, मैं कहूंगा ये क्या, आपको दो बोर्ड है, तो आपने उस वस्तु को देखकर जो बोला है, तो वस्तु को देखकर बोलना, क्या बोलना? वस्तु को देखकर बोलना, ये कौन सा व्यवहार है? टेक्ट है, ठीक है। और प्रतिध्वनि व्यवहार क्या होता है? प्रतिध्वनिक व्यवहार का होता है जैसा मैंने बोला वैसा का वैसा बोलना, मतलब हुबहू बोलना, क्या बोलना? हुबहू बोलना, जैसा मैंने बोला वैसा का वैसा बोलना, ये हुबहू है, ठीक है। और ऑटोकिल्टी का मतलब होता है सौतेय, जो दूसरों के व्यवहार पर आधारित, सौतेय है दूसरों के व्यवहार पर आधारित, सौतेय है दूसरों के व्यवहार पर आधारित, ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा में बताया मैंने। शाब्दिक व्यवहार के 4 प्रकार हैं। मांग यानी कि पूर्ति के अनुसार बोलना, टेक्ट का मतलब वस्तु को देखकर बोलना, प्रतिध्वनि का मतलब हुबहू बोलना, और ऑटोकिल्टिक का मतलब होता है दूसरों के व्यवहार पर आधारित बोलना। ये अनावश्यक सा है, मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको छोड़ देना, इतना महत्वपूर्ण नहीं। विलोपन और सौतेय पुनर्लाभ इंपॉर्टेंट है, ये पावलो ने भी प्रयोग किए, स्किनर ने भी किया। विलोपन का मतलब जब कबूतर को पूर्ण बलन नहीं मिलेगा तो क्रिया बंद कर देगा, और सौतेय पुनर्लाभ का मतलब स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि कुछ समय बाद जब दोबारा उसको जाल में रखा जाएगा तो वो दोबारा अनुक्रिया करेगा, ठीक है, याद रखना। ये स्किनर के सिद्धांत की कुछ बेसिक बातें थी। स्किनर ने आगमन विधि का प्रयोग किया अपने सिद्धांत में। किस विधि का प्रयोग किया है? आगमन विधि, इसलिए इसके व्यवहारवाद को आगमन व्यवहारवाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसने आगमन विधि पे बल दिया था। जो सीएल हल है वो निगमन पे बल देता है। सीएल हल तो किसे बल देता है? निगमन विधि पे, और ये किसे बल देता है? आगमन विधि पे। किसे बल देता है? आगमन विधि पे, ठीक है। इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है उसकी चर्चा करूंगा मैं। शिक्षा में उपयोगिता, शिक्षा में उपयोगिता पे 3-4 प्रश्न आए हैं, इनको देख के जाना। उपयोगिता, एक तो याद रखना भाषा विकास, शब्द भंडार को बढ़ाने में, शब्द भंडार को बढ़ाने में, शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी है, ठीक है, कि बालक के शब्द भंडार को बढ़ा सकते हैं सिद्धांत से, क्योंकि ये सिद्धांत अनुक्रिया और पुनर्बलन पे बल देता है। किसे बल देता है? अनुक्रिया व पुनर्बलन, कि बच्चा जैसे अनुक्रिया करे आप उसको पुनः बलन दो, और पुनः बलन देने से उसके शब्द भंडार को बढ़ोतरी मिलेगी। बच्चे ने कहा पापा तो उसको वेरी गुड, बच्चे ने कहा एप्पल तो कहो वेरी गुड, इससे बच्चा उन शब्दों को बार बार बोलेगा, तो बालक के शब्द भंडार को बढ़ा सकता है। दूसरा, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, वह चिंता को दूर करने में, चिंता को दूर करने में, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपने कोई भी अच्छा कार्य किया, मैंने कहा वेरी गुड, शाबाश, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो टेंशन कम होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ गलत भी हो गया तो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक होगा,
तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। तीसरा, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में, क्योंकि निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में किसका प्रयोग होता है? उपचारात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल एंड क्लिनिकल। क्योंकि निदानात्मक उपचारात्मक में पूर्ण बलन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? पूर्ण बलन का। तो रेमेडियल और क्लिनिकल टीचिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, शब्द भंडार को बढ़ाने में उपयोगी है, आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी है, चिंताओं को दूर करने में उपयोगी है, मतलब पॉजिटिविटी है। ठीक है ना? तो ये प्रश्न आया हुआ शब्द भंडार को बढ़ाने में। ठीक है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। चौथा लिखेंगे आप व्यवहार परिमार्जन में, ये प्रश्न आया हुआ स्कूल लेक्चर में। व्यवहार परिमार्जन, व्यवहार परिमार्जन का मतलब क्या है? व्यवहार को सुधारने में, कि बालक के व्यवहार में अपन पूर्ण बलन के द्वारा अपेक्षित सुधार कर सकते हैं, तो व्यवहार परिमार्जन में उपयोगी है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण में इसलिए उपयोगी, पूर्ण बलन का प्रयोग होता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने व चिंताओं को दूर करने में, और शब्द भंडार को बढ़ाने में। ये याद रखना, ठीक है? इसको देख लीजिए। क्या है? निदानात्मक, नगेंद्र निदानात्मक, कारणों का पता लगाना। निदानात्मक मतलब होता है कारणों का पता लगाना, उपचारात्मक मतलब है समाधान करना। आगमन निगमन, आगमन निगमन की चर्चा हमने पहले टॉपिक में कर रखी है। निगमन में नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे, आगमन में उदाहरण से सामान्य की ओर चलेंगे, विषय से सामान्य की ओर चलेंगे, उदाहरण से सिद्धांत की ओर चलेंगे, नियम की ओर चलेंगे। ठीक है, व्यवहार परिमार्जन में उपयोगी, व्यवहार को सुधारने में उपयोगी। पांचवा बिंदु लिखेंगे अभिकर्मित अनुदेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अभिकर्मित अनुदेशन में उपयोगी, अभिकर्मित अनुदेशन, इसको कार्यकर्मित अधिगम भी बोल सकते हैं अपन, कार्यकर्मित अधिगम, कार्यकर्मित अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभिकर्मित अनुदेशन या कार्यकर्मित अधिगम में उपयोगी। प्रोग्रामिंग लर्निंग, ठीक है ना? क्या है? प्रोग्रामिंग लर्निंग, प्रोग्रामिंग लर्निंग, प्रोग्रामिंग लर्निंग। तो प्रोग्रामिंग लर्निंग में बड़ा उपयोगी है अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन का कॉन्सेप्ट भी स्किनर ने दिया था। अभिकर्मित अनुदेशन के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, साख्य और मैथेटिक्स। रेखीय के प्रतिपादक स्किनर थे, साख्य के नॉर्मन क्राउडर थे, मैथेटिक्स के थॉमस गिलबर्ट थे। इसमें विषय वस्तु को टुकड़ों में विभाजित करते हैं, बच्चा प्रत्येक पद को पढ़ता है और खुद ही उत्तर देता है और खुद ही अपने आप को पूर्ण बलन देता है। तो इस प्रकार से अभिकर्मित अनुदेशन की गति बढ़ाने में सिद्धांत क्या है? बड़ा उपयोगी है। ठीक है, तो कार्यकर्मित अधिगम या अभिकर्मित अनुदेशन एक ही बात है। प्रोग्रामिंग लर्निंग, क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रोग्रामिंग लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लर्निंग। तो प्रोग्रामिंग लर्निंग से संबंधित कौन सा अधिगम सिद्धांत है? तो आपको स्किनर करना है। क्या करना है? स्किनर। अभिकर्मित अनुदेशन का मीनिंग सर, अभिकर्मित अनुदेशन का मतलब होता है विषय वस्तु को टुकड़ों में विभाजित करके सीखना। ये होता है अभिकर्मित अनुदेशन, टुकड़ों में विभाजित करके सीखना। ये रेखीय, साख्य और मैथेटिक्स 3 प्रकार का होता है। रेखीय के स्किनर होते हैं, साख्य के थॉमस नॉर्मन क्राउडर होते हैं और मैथेटिक्स के थॉमस गिलबर्ट होते हैं। तो इसमें बच्चा अपनी गति से सीखता है, छोटे छोटे पदों में सीखता है और पूर्ण बलन का प्रयोग करके सीखता है, इसलिए इस सिद्धांत का इससे संबंध है। और एक याद रखना, शिक्षण मशीनों में जितने भी शिक्षण मशीनों का प्रयोग होता है, उन मशीनों के शिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण मशीनों का, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे कोई भी हो, शिक्षण मशीनों का जहां भी प्रयोग होगा, मशीन शिक्षण में, कंप्यूटर शिक्षण में, सब में अब इसका स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग होता है। तो मशीनों के शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखना, मशीनों के शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी है। किसकी उपयोगी है? परिणामों की जानकारी प्रदान करने, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी, परिणामों की जानकारी प्रदान करने में उपयोगी। तो परिणामों की जानकारी प्रदान करने में सिद्धांत उपयोगी। इस सिद्धांत की कमी यही है कि ये आनुवांशिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं मानता। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इसमें ये आएगा, अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित कौन सा अधिगम सिद्धांत है? व्यवहार परिमार्जन में कौन सिद्धांत उपयोगी है? मशीनों के शिक्षण में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? भाषा विकास में अनुक्रिया और पूर्ण बलन को सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मानता है? पूर्ण बलन को केंद्रीय सिद्धांत मानने वाला अधिगम सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, परिणामों की तात्कालिक जानकारी प्रदान करने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? इस प्रकार प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये स्किनर था, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, याद रखना। ठीक है, देख लिया स्किनर, कंप्लीट है स्किनर।
आज के लिए अपनी लाइव क्लासेस में बहुत है आज के लिए। कल फिर से मिलेंगे अपन आगे किसी टॉपिक के लिए। और यदि आपको लगता है कि सर रिकॉर्डेड वीडियो आप डाल दें तो मैं लाइव के स्थान पर रिकॉर्डेड भी डाल सकता हूँ। रिकॉर्डेड वैसे हमने पहले डाले हैं, लेकिन क्या अभी लाइव यूं ही चलना चाहिए क्या? क्योंकि लाइव कम बच्चे देख पा रहे हैं, तो क्या रिकॉर्डेड वीडियो ही डाले जाएं, क्या किया जाए, ये आप बताइएगा। ओके ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो ठीक है साहब, लाइव ठीक है तो लाइव ठीक रहेगा। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, लाइव ठीक है, लाइव ठीक है। हाँ पीडीएफ डाल दूंगा मैं, पीडीएफ डाल दूंगा, मैं टेंशन लो, पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके ठीक है, दोनों ही बढ़िया सर, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट।